हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी को लेकर। इस तरह से हमारे रणवीर सिंह जी जाते हैं पाकिस्तान एजेंट के रूप में, और किस तरह से वहाँ के नक्सलाइट का पता करते हैं और नक्सलाइट को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इस बात को लेकर काफ़ी मूवी चर्चा में रहा है कि हमारे एजेंट जाके वहाँ पे पाकिस्तान में अपना कार्य करते हैं। और उसमें सिर्फ इतना दिखाया गया था, धुरंधर फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, फर्स्ट पार्ट में, कि उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से लिहारी का जो किंग बनना चाहते थे रहमान डकैत, उसके बारे में, और उसको किस तरह से खत्म किया गया था, वो तक वहां तक सीमित था। जैसे ही धुरंधर मूवी का पार्ट सेकेंड आता है, उसको लेकर काफी ही ज्यादा पॉलिटिकल मामले इस बीच में आ जाते हैं। और पॉलिटिकल की वजह से काफी पाकिस्तान के पब्लिक, हिंदुस्तान के पब्लिक में काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें चित हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ढेर सारा पड़े हुए हैं। आप लोग भी जाके वहां से देख सकते हैं। तो फाइनली हम आते हैं इसमें धुरंधर पार्ट टू में, जिसमें से हीरो रणवीर सिंह हैं, और हमारे संजय दत्त जो एसपी असलम का रोल अदा किए हैं, और हीरोइन के रूप में जो सारा अर्जुन जी है, जिसके नाम से यालिना जमाली, जो यालिना जमाली के नाम से उस मूवी में चर्चित है। और हमारे रणवीर सिंह जी जो है हमजा अली मजारी के नाम से अपना नाम भेष चेंज करके पाकिस्तान जाते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो भी एरिया होता है, वहाँ पर भी जो भी काला धंधा होता है, उसके बारे में पता करके वहाँ पर अपना कार्यभार करते हैं। उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये मूवी काफी ही ज्यादा फेवरेट हो चुका है हम हिंदुस्तानी लोगों का, और काफी ही ज्यादा वायरल, काफी ही ज्यादा ट्रेंडिंग में, और काफी ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि जिसका कोई इसमें व्याख्या नहीं कर सकते हम, बहुत ज्यादा चर्चित में है। तो इस मूवी को लेकर पॉलिटिकल मामला ये आ जाता है कि क्या यूपी के अतीक अहमद यूपी के अतीक अहमद जो हमारे अ, समाज पार्टी से कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, क्या उसका पाकिस्तान के आईएसआई से कुछ कांटेक्ट था, या इससे पहले जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, पार्ट टू में जिस तरह से दिखाया गया है अतीक अहमद को, क्या ये सच बात है? अगर ये सच ये उसके ऊपर 160 मुकदमे हैं, और कई इनलीगल कामों के बारे में उसके ऊपर एफआईआर कर चुके हैं। जब से योगी सरकार बने, यूपी में जब से योगी सरकार बने, तब से अतीक अहमद के बारे में जितना भी काला धंधा इधर उधर जो भी था, उसके बारे में उसको आप सबके सामने, जैसे कि 15 अप्रैल 2023 को उसके पब्लिकली इनकाउंटर कर दिया गया था मीडिया के सामने, दो व्यक्ति आके। तो उस बात को देख के काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ था। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि तो जिस तरह से आपने वीडियो में देखे कि अतीक अहमद का पाकिस्तान आईएसआई के ब्रिगेडियर मेजर इकबाल के साथ संबंध बनाए हुए रखा था। और जब से आपने एक वीडियो और देखा होगा, आपने एक बातें और देखी होगी कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नए प्राइम मिनिस्टर बने। नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ ही दिन बाद 2016 में, आप जैसे कि हम लोग ने देखे कि नोटबंदी आया था, तो नोटबंदी में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 500 और 1000 का जितने भी नोट है, सारे नोट बंद किए जाएंगे। तो और जिस तरह से किए ही गए थे। तो ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 500 1000 के नोट को बंद करवाए थे। इसमें भी एक बात समझ लीजिए, यूपी गया हमारे हाथ से। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब
केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। चार या नकली मुद्रा जो हमारे देश के अलग अलग देश में या नकली जाली नोट को छापने का काम कर रहे थे, इसको वापस लाने का कार्य किए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारे देश में जितने भी नागरिक थे सब अपने अपने जितने भी 500 हजार के नोट थे सारा नोट को बैंक में जाके जमा किए थे। आप सबको भी ये बात बहुत अच्छे से जानकार में होंगे कि 500 हजार के नोट जितने भी थे सारे सारे लोग जाके बैंक में जमा किए थे। इससे बैंक का रेशियो पता चला कि बैंक में कुल जमा 99% राशि जमा किए गए थे। जी हाँ, 99% राशि जमा किए गए थे। इस बात को सरकार ने जितने भी बाहर में काले धंधे से इनलीगल काम और नकली जाली नोट का छपाई किया गया था, उस नोट का अपना बचाव रखा और अपने नोटों को फालतू फालतू का सस्ते नोट में गिनती नहीं आने दिया। बहुत अच्छे किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडिया ने 2003 में इसे आतंकवादियों के रूप में घोषित किया है, आतंकवादी मान चुके हैं। और 1993 का मुंबई अटैक में सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर किसी का माना जाता है तो दाऊद इब्राहिम का माना जाता है। ताज होटल पे जो कि 4 दिनों तक हमारे मुंबई के ताज होटल पे अटैक हुआ था। 4 दिनों तक कई कई लोगों को बंदी बना के रखे गए थे और अपना डिमांड रखे थे और कई अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट करवाए थे। और इससे लोग का पता चलता है कि टोटल 160 लोग की मृत्यु हुई थी, जिसे हम आज भी 26/11 की बातें सुनते हैं तो आज भी हमारे यहाँ सीने में एक अलग सी जलन सी फील होता है कि उन बेकसूर लोगों की क्या गलती थी कि जिसके वजह से एक बेकसूर लोगों की जाने गई। तो थोड़ा सा हम दाऊद इब्राहिम के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसका जन्म हुआ, कहाँ से कहाँ का है और ये कैसे आया। 1955 में इसका महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले रत्नागिरी में जन्म हुआ था इसका। और इसके पिताजी मुंबई में हेड कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत थे। और 1955 में जब ये मुंबई मुंबई से मुंबई आए, मुंबई में इसका भरण पोषण उसके पापा बहुत अच्छे तरीके से किए। और धीरे धीरे वहाँ पे मुंबई में 3 आदमी का गैंगस्टर चलता था, तो जिसमें से इसका धीरे धीरे ये भी अपना मनचाहा वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गया। तो जिसमें से इसका थोड़ा बहुत पता चलता है कि मुंबई से ये अपना धंधा स्टार्ट किया था और धीरे धीरे जाते 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 इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया कि इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया कि इसके ऊपर सरकार ने एक समय की बात है कि कई लाखों रुपए के इनाम रखे थे। जब से 26/11 का हमला हुआ था हमारे देश में, तो इसका मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम को बताया गया था। और 1993 की रात याद आती है जब मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तान के 10 टेररिस्ट लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा मुंबई के अलग अलग इलाके में बम विस्फोटक धमाके किए गए थे, जिसे हम आज भी 26/11 के नाम से जानते हैं। और जी जैसे ही 26/11 की हमला सुनते हैं, मेरे से अपने भारतीयों के सीने में एक अलग सा दर्द और अपनों को खोने का एक पीड़ा महसूस होता है कि उन बेकसूर इंसानों का व्यक्तियों का क्या गलती था जो बम विस्फोट में मारे गए थे। तो ऐसे ऐसे आतंकवादी 160 लोगों की मृत्यु होने के बावजूद भी कई लोग बुरी तरह से घायल थे। और भारत की अभी तक में सबसे बड़ा आतंकवादियों हमलों में से एक माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे ही हमारे एक एजेंट जाके पाकिस्तान में जाके पूरे सरेआम कत्लेआम सर से धड़ अलग कर दे रहा है, वैसे ही आपको अगर विश्व गुरु बनना है तो मोदी जी एक बार आप अपने अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए और हम उन पाकिस्तानियों से हमें पीओके वापस लाने का एक बार कोशिश कीजिए। 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग साथ चलने वाले हैं। तो आपके मुंह से हमने सुने हैं कि आप जब भी किसी इंटरनेशनल नेताओं से हाथ हैंड चेक करते हैं तो आपने बताए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल नेता से
हैंडशेक करते हैं तो सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं रहता है, ये पूरे 140 करोड़ जनताओं के हाथ का भार थाम के हमने हाथ मिलाते हैं। तो मोदी साहब जी, यही एक अच्छा मौका है कि क्योंकि हमें उन चाहेलो मुश्तिकों से वापस लाने का। तो अभी अमेरिका, इजराइल, ईरान पे अटके पड़े हुए हैं। रूस अभी यूक्रेन के युद्ध में उलझे पड़े हुए हैं। चाइना अभी ताइवान के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा कोई कोई ऐसा नहीं है जो बीच में हम पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करें तो उसमें बीच में बाधा बन के उभरे। जब तक में बाधा बन के उभरेगा तब तक में हमारे S-400 मिसाइल किस दिन काम आएंगे। मोदी जी, हवा बोलिए, पूरा हिंदुस्तान हम लोग आपके साथ हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जैसे ईरान अभी कब्जा करके रखा है, किसी भी शिप को बाहर नहीं आने देता है, चाहे वो तेल खनन लेके, जो कि विश्व का 60-70% तेल खनन उसी रास्ते द्वारा पास होता है। तो उस पे आपने बहुत ही अपने जज्बातों से, हिम्मत से वहां से अपना शिप निकलवा के भारत पहुंचाए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। यही एक अच्छा मौका है कि खोए हुए पीओके को हम वापस ला सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं। और जितने भी कश्मीर को स्वर्ग स्वर्ग कहे जाने वाले जितने भी नर्क के अधीन में बसे हुए हैं, उससे छुटकारा पाना चाहता है, जो भी छुटकारा पाना चाहता है उसको आजाद कर दीजिए। 1972 में आयरन लेडीज के नाम से जो इंदिरा गांधी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके आयरन लेडी अपना नाम, और बांग्लादेशियों के लिए दादी माँ के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आप नरेंद्र मोदी जी को दादाजी के नाम से जाने तो एक बार पीओके को आजाद करवाइए मोदी जी। 140 करोड़ जनता आपके साथ है। और 1972 में जिस तरह की कंडीशन थी हमारे भारत की, उससे कई ज्यादा अच्छा कंडीशन अभी भारत की है। और एक कोशिश से पीओके वापस आ सकता है और भारत के सरजमी में मिल सकता है। याद रखिए, जिस राजा के सर पे ताज नहीं होता है वो राजा थोड़ा सा देखने में सोना रहता है। हमारे सबसे ऊपर ताज का एक तरफ से अक्साई चीन लेके बैठा है, एक तरफ से पीओके लेके बैठा है। चीन के बाद में जब चीन अटैक करेगा तालिबान पे, उस समय देखा जाएगा। अगर तालिबान पे चीन अटैक कर सकता है तो हम भी अटैक कर सकते हैं अक्साई चीन पे। यही एक सुनहरा मौका है। प्लीज मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार सिर्फ आप हिम्मत कीजिए और हमारे पीओके को वापस लाने का कोशिश कीजिए। और अगर इस चैनल पे आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे वाणी से त्रुटि आई हुई हो, अपने छोटे भाई समझकर, छोटे दोस्त समझकर माफ करें, उसके लिए शुक्रिया। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।